अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, कैसे प्रॉपर्टीज़ का वो यूज़ करते हैं, कैसे जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको यहाँ से मैं सिखाता हूँ, है ना। आप क्वेश्चन को इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, वहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो पहली इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या दी, इन्होंने दिया है क्वेश्चन कि एक्सियन एक सिग्नल है दैट इज एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल। एब्सोल्युटली समेबल का भी मैं मतलब बताता हूँ, है ना। एक्सियन इज एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल और उसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, और एक्स जेड के बारे में उन्होंने क्या दिया, हैज 2 पोल्स एंड 2 जीरोज, पोल्स आर एट +-2j। तो आपसे पूछा क्या गया ये इन्फॉर्मेशन देके कि एक्सियन के बारे में क्या कमेंट करोगे, एक्सियन के बारे में क्या ट्रू है। एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, इट इज ए कॉजल सिग्नल, इट इज ए नॉन कॉजल सिग्नल, इट इज ए पीरियोडिक। इसी क्वेश्चन से मैं आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको दिमाग में होनी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त, कैसे चीजों को रिलेट करते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। अब एक्सियन इज एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल का क्या मतलब है, मतलब उसके अगर सारे सैंपल का मैग्नीट्यूड लूं मॉड n, मॉड ऑफ एक्सियन को अगर समेशन करूं तो ये क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। एब्सोल्युटली समेबल है मतलब सम कन्वर्ज करेगा इसके सारे सैंपल के मॉड का अगर समेशन मैं करूं तो अगर कोई चीज एब्सोल्युटली समेबल है, अभी मैंने कहा था अगर HN किसी LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है और अगर वो एब्सोल्युटली समेबल हो जाए, दिखाया था ना n फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, मॉड ऑफ HN अगर फाइनाइट हो जाए तो ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेबल सिस्टम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर ये एक्सियन के बारे में मैं मान लूं कि एक LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है तो ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन से ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, एक्स ऑफ जेड हैज 2 पोल्स एंड 2 जीरोज। पोल्स कहां पे हैं, जेड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, +-2j पे क्या है आपके पोल्स हैं। पोल्स डिसाइड करते हैं आरओसी, क्योंकि आरओसी में कभी पोल्स नहीं हो सकता है, और हम हमेशा क्या लेते हैं, मॉड, क्योंकि यहां मॉड जेड से डील करते हैं आरओसी में, तो इसका मॉड ले लो। दोनों पोल्स का मॉड क्या आएगा, +2j का भी मॉड 2 आएगा, -2z का भी मॉड 2 आएगा। तो क्या हो गया, इसके 2 आरओसीज पॉसिबल है, मॉड जेड ग्रेटर देन 2 और मॉड जेड लेस देन 2। यही तो आरओसी पॉसिबल है, 2 को इंक्लूड किए बिना यही 2 आरओसी पॉसिबल है। 2 से या तो कम हो जाओ, 2 से या तो क्या हो जाओ, ज्यादा हो जाओ। एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स पोल्स तो थे, लेकिन ये एक ही मॉड जेड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ 2 ही आरओसी पॉसिबल थे, मॉड जेड ग्रेटर देन 2 एंड मॉड जेड लेस देन 2। अभी मैंने कहा एक्सियन एक इंपल्स रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता है LTI सिस्टम के, जो सिस्टम कैसा है, स्टेबल सिस्टम है। तो स्टेबल सिस्टम के लिए मैंने बताया था अगर HN किसी LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस है और अगर ये स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है तो इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा उसके आरओसी में मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट जरूर इंक्लूड होगा, तभी वो क्या होगा, आपका एब्सोल्युटली समेबल होगा, या तभी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कि स्टेबल सिस्टम को करेगा। तो एब्सोल्युटली समेबल को आप स्टेबिलिटी से रिलेट कर सकते हो। कोई चीज एब्सोल्युटली समेबल है तो वो LTI सिस्टम के, एक LTI सिस्टम के स्टेबल LTI सिस्टम के इंपल्स रिस्पॉन्स को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके जेड ट्रांसफॉर्म के आरओसी में मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। तो कौन सा आरओसी पॉसिबल है, आपने अभी कहा ये स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो कौन सा आरओसी इनमें दोनों से पॉसिबल है, मॉड जेड लेस देन 2 पॉसिबल है, क्योंकि मॉड जेड ग्रेटर देन 2 में मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट नहीं आएगा, मॉड जेड लेस देन में 2 आएगा। तो कौन सा आरओसी पॉसिबल है, मॉड जेड लेस देन 2। और कॉजल सिग्नल के लिए यहां देखो ऑप्शन कॉजल नॉन कॉजल में थे। कॉजल सिग्नल के लिए आरओसी किस नेचर का होता था, मैंने बताया था, कॉजल सिग्नल या कोई सिस्टम है, अगर देखो HN अगर किसी LTI सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस है, अगर HN फॉर n लेस देन 0 के लिए 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कॉजल सिस्टम को, और अगर HN n लेस देन 0 है, n 0 से इन्फिनिटी तक लाई करता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कॉजल सिग्नल को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं कहता था कि n लेस देन 0 के लिए कॉजल सिग्नल की डिफिनीशन आपको बताई थी, अगर t लेस देन 0 के लिए कोई सिग्नल 0 है तो वो कॉजल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, अगर n लेस देन 0 या t लेस देन 0 के लिए 0 है तो वो कॉजल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक कॉजल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है तो ये n लेस देन 0 के लिए 0 है, मतलब ये कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, 0 से इन्फिनिटी। कैसा हो गया ये, राइट साइडेड हो गया, तो इसका आरओसी किस नेचर का होगा,
आरओसी कॉजल सिग्नल के लिए किस नेचर का होता है? मॉड जेड ग्रेटर देन R1 नेचर का होता है, मैंने बताया था। हमेशा कॉजल सिग्नल अगर कोई होगा तो उसका आरओसी हमेशा किस नेचर का होगा? वो हमेशा राइट साइडेड होगा और जीरो के आगे ही एग्जिस्ट करेगा, और उसका आरओसी हमेशा किस नेचर का होगा? मॉड जेड ग्रेटर देन समथिंग नेचर का होगा। लेकिन यहां आरओसी क्या आया? इस इंफॉर्मेशन से आरओसी यही पॉसिबल था, मॉड जेड लेस देन 2, तो सिग्नल कॉजल हो सकता है क्या? या ये कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन R1 नेचर का होना चाहिए, और साथ में इन्फिनिटी को क्या करना चाहिए? इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मॉड जेड लेस देन नेचर का आ गया, तो कॉजल तो हो ही नहीं सकता। तो सीधे सीधे ऑप्शन क्या आ गया? नॉन कॉजल। इट इज ए नॉन कॉजल सिग्नल ओनली, क्योंकि इसका आरओसी मॉड जेड लेस देन 2 टाइप का हो गया। मॉड जेड लेस देन R1 के लिए जब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो किस नेचर का आएगा? UN, U ऑफ माइनस एन वाला UN आने लगेगा। U ऑफ माइनस एन n लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे सिग्नल जो n लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या कहते हो? नॉन कॉजल सिग्नल। तो सीधे आंसर क्या हो गया? नॉन कॉजल। तो इस इंफॉर्मेशन को यहां रिलेट करने आपको आनी चाहिए थी, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, मैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करता हूं। अगर कोई भी सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होगा तो एक चीज याद रख लो तुम, कि उसके पोल्स z इज इक्वल टू 0 के अलावा कहीं नहीं हो सकते। जब आप पढ़ते हो FIR फिल्टर, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर, जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स फाइनाइट होते हैं, मतलब फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है, उसके सारे पोल्स एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं z इज इक्वल टू 0 पे। तो कोई एक्शन अगर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म जो x ऑफ z होगा, उसके सारे पोल्स एक ही पॉइंट पे लाई कर सकते हैं, z इज इक्वल टू 0। यहां ऐसा है क्या? यहां नहीं है। पोल्स z अदर देन 0 पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हो ही नहीं सकता। कॉजल तो है ही नहीं, नॉन कॉजल, और पीरियोडिक भी नहीं है। पीरियोडिक के केस में इस तरह का जेड ट्रांसफॉर्म नहीं आता है, ठीक है, नॉर्मली। तो ये ऑप्शन नहीं है ना। तो ये चीज ध्यान रखो, इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखो। अगर सारे पोल्स आपके कहां पे आ जाएं, आपके सारे पोल्स अगर आ जाते हैं z इज इक्वल टू 0 पे, तभी सिग्नल क्या हो सकता है? फाइनाइट ड्यूरेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से 2 से 3 इन्फॉर्मेशन थी जो आपको सीखने के लिए थी। तो गेट के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी एक साथ। अभी पॉज कर दो, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि xn इज इक्वल टू x ऑफ माइनस एन, या x ऑफ माइनस एन जहाँ पे आया वहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम्ड है, बहुत ही सिंपल है, प्रॉपर्टी यूज़ करने आता है तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या गिवन है? xn इज इक्वल टू x ऑफ माइनस एन, मतलब इवन सिग्नल है। अभी मैं इसको जनरलाइज भी कर दूंगा, इसको आप याद रखना, आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये काम आएगा, है ना। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। xn इज इक्वल टू x ऑफ माइनस एन है, मतलब ये इवन सिग्नल है, एक तरह से कह सकते हो। चलो ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन गिवन हो गई। xz जेड ट्रांसफॉर्म है xn का, ये गिवन है आपको, और ये कह रहा है z इज इक्वल टू 0.5 प्लस j 0.25 इज ए 0 ऑफ xz, मतलब z की वैल्यू अगर 0.5 प्लस j 0.25 xz में रख दो तो इसकी वैल्यू क्या आने लगेगी? 0 आने लगेगी, क्योंकि 0 क्या होता है? जिसपे x ऑफ z क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही क्या होता है आपका? 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल आल्सो बी ए 0 ऑफ xz, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखो पहली इंफॉर्मेशन का कितना अच्छा यूज है। अभी मैंने बताया था xn इज इक्वल टू क्या है आपका? x ऑफ माइनस एन, ये इवन सिग्नल है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म लो, xn का जेड ट्रांसफॉर्म xz, x ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म बताया था, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था। 1 अपान क्या हो जाता है? z हो जाता है, ठीक है। मतलब x ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ 1 बाई z भी होगा अगर सिग्नल क्या है? इवन। अभी आपने कहा एक 0 z का कहां पे है? 0.5 प्लस j 0.25 पे। इसका मतलब क्या है? x ऑफ z, अगर z की वैल्यू उसमें मैं इतना पुट कर दूं, x ऑफ z क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात हो। तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं z इज इक्वल टू 0.5 प्लस j 0.25। सिंपली देखो इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन 1 गिवन थी, तो क्या आएगा? x ऑफ z की जगह रखो 0.5 प्लस j 0.25 इज इक्वल टू क्या आएगा? x ऑफ 1 अपान 0.5 प्लस j 0.25 आ जाएगा। और अभी आपने कहा कि z इज इक्वल टू 0.5 प्लस j 0.25, आपका xz का एक 0 है, तो x ऑफ 0.5 प्लस j 0.25 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहां आ जाएगा इस रिलेशन से x ऑफ 1 अपान 0.5 प्लस j 0.25। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से ध्यान से देखो, x ऑफ 1 अपान 0.5 प्लस j 0.25 भी क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ये भी xz का क्या होगा? एक 0 होगा कि नहीं होगा? जब x ऑफ
z इज इक्वल टू 0.5 प्लस जे 0.25 पे वो जीरो था तो इसको कहते थे जीरो। इस रिलेशन से ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा अगर एक्स एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन है। तो यहां से क्या आया, इसको वैल्यू जीरो हो गई, यहां से आया एक्स ऑफ 1/0.5 प्लस जे 0.25 भी क्या आ गया जीरो। मतलब एक्स का जो आर्गुमेंट है उसके लिए अगर ये जीरो है तो वो पॉइंट क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू उसका एक जीरो बन जाएगा। मैं कहूं एक्स ऑफ जेड, जेड की जिस वैल्यू के लिए जीरो होगा एक्स ऑफ जेड वो उसका क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से क्या आ गया, एक्स ऑफ 1/0.5 प्लस जे 0.25 के लिए भी ये क्या है, जीरो है। मतलब ये क्या बन गया, इसका जीरो बन गया कि नहीं। तो दूसरा जीरो इसको कहां मिल गया, 0.5 प्लस जे 0.25 पे मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो ये ध्यान रखो, अगर कोई सिग्नल ऑड सिग्नल है, कैसा सिग्नल है, कोई भी सिग्नल अगर ऑड सिग्नल है या कोई भी सिग्नल अगर क्या है, इवन सिग्नल है, दोनों के लिए जनरलाइज कर दे रहा हूं, तो अगर उसका एक जीरो किसी भी पॉइंट पे है, z इज इक्वल टू Z1 पे या z इज इक्वल टू a पे, a एक रियल नंबर भी हो सकता है, a एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहां पे एक कॉम्प्लेक्स जीरो दिया था, कॉम्प्लेक्स की जगह आपका क्या हो सकता था, रियल जीरो भी हो सकता था, जैसे z इक्वल टू 2 पे हो सकता था, वो कहता जीरो है, तो आपका क्या आता है, x ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x ऑफ 1/2, मतलब x ऑफ 1/2 भी जीरो हो जाता। मतलब 2 पे अगर एक जीरो है तो 1/2 पे भी एक जीरो जरूर होगा, तभी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो सकता है। और ये अगर सेटिस्फाई तो ये सेटिस्फाई होगा, अगर ये सेटिस्फाई है तो x ऑफ 1/2 भी एक जीरो होगा, मतलब z इज इक्वल टू 1/2 भी जीरो होगा। मतलब अगर कोई गिवन सिग्नल इवन है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका एक जीरो अगर आपको पता है z इज इक्वल टू Z1 पे है या z इज इक्वल टू a पे है, तो दूसरा जीरो डेफिनेटली 1/a पे होगा ही होगा, ये ट्रू होगा, हमेशा 1/a होगा। केवल रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, कॉन्जुगेट नहीं लगाना है। जैसे ऑल पास फिल्टर जब पढ़ेंगे तो पोल्स और जीरो कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कॉन्जुगेट भी लेना पड़ता है और रेसिप्रोकल। इसीलिए देखो एक ऑप्शन यहाँ ये भी दिया है, रेसिप्रोकल भी लिया है और कॉन्जुगेट जे की जगह माइनस जे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई सिग्नल इवन है तो उसका सारे जीरोस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर एक जीरो z इज इक्वल टू a पे है तो दूसरा जीरो डेफिनेटली 1/a पे होगा ही होगा, उसका रेसिप्रोकल ले लो। यही चीज ऑड सिग्नल के लिए भी ट्रू होगी। मैं अगर इसी इंफॉर्मेशन को ऐसे कहता, xn इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन ना देके मैं इसी इंफॉर्मेशन को कैसे बोल सकता था कि एक xn सिग्नल है मेरे पास, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जो कैसा सिग्नल है, इवन सिग्नल है, और उसका z ट्रांसफॉर्म xz है, उसका एक जीरो z इज इक्वल टू 2 पे लाई करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन दे देते कि z इज इक्वल टू 1/2 भी इसका एक जीरो होगा, z इज इक्वल टू 1 भी इसका एक जीरो होगा, z इज इक्वल टू आपका 5 भी इसका एक जीरो होगा, नन ऑफ दीज। तो z इज इक्वल टू 1/2 भी उसका क्या होता है, एक जीरो। ऑड सिग्नल के लिए भी ये चीज ट्रू होगी। ऑड सिग्नल के लिए क्या होता है, माइनस साइन लग जाता है, देखो ध्यान से। तो क्या होगा यहां से, चीज बताओ क्या होगा यहां से। अगर हम z ट्रांसफॉर्म ले तो x ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस x ऑफ 1/z। अगर मैं कहूं z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a, इस xn का एक जीरो है, xz का एक जीरो है। अगर z इज इक्वल टू a, xn के z ट्रांसफॉर्म xz का एक जीरो है, तो z इज इक्वल टू a पे xz जीरो होना चाहिए। इस इक्वेशन में z इज इक्वल टू a रख दो, क्या आएगा, a माइनस एक्स ऑफ 1/a। ये a इसका एक जीरो है तो x ऑफ a क्या होना चाहिए, जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो, माइनस एक्स ऑफ 1/a। माइनस इधर लाओगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो x ऑफ 1/a भी क्या होगा, जीरो। अगर x ऑफ 1/a जीरो है, मतलब 1/a xz का क्या है, एक जीरो है। तो मतलब अगर सिग्नल इवन है या सिग्नल ऑड है, तो दोनों केस में अगर a एक इसका जीरो है, z इज इक्वल टू a इस सिस्टम का एक जीरो है, तो z इज इक्वल टू 1/a इसका रेसिप्रोकल भी एक इसका जीरो जरूर होगा। इसी तरह से ये चीज किसके लिए ट्रू है, पोल्स के लिए भी ट्रू होगी। देखो अगर xn इज इक्वल टू आप कहते हो x ऑफ माइनस एन, यहां जीरो पूछा था, पोल्स भी पूछा जा सकता था आपसे एग्जाम में। देखो कैसे पूछा जा सकता था, यहां से इस रिलेशन को लिखोगे x ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ 1/z, ठीक है, लिखोगे। अगर मैं कहूं z इज इक्वल टू b, ये b रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, पोल्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और आपके रियल भी हो सकते हैं। तो देखो z इज इक्वल टू b अगर आपका है तो देखो क्या आएगा, z इज इक्वल टू बी इसमें अगर पुट करूं तो पोल्स पे आपका x ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, और जीरोस पे x ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, आप जानते हो। तो इस इक्वेशन में z इज इक्वल टू बी रख दो, x ऑफ b इज इक्वल टू x ऑफ 1/b। x ऑफ b क्या होगा, अगर b इसका एक पोल है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो, इस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट।
अब x ऑफ 1/b भी इनफाइनाइट आ गया इस रिलेशन से, तो 1 ये एक्स जेड का क्या हो जाएगा, अगर एक्स जेड का कोई पोल है तो उस पे उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो एक्स ऑफ 1/b भी क्या हो गया, इनफाइनाइट, मतलब जेड इज इक्वल टू 1/b भी इसका क्या हो गया, पोल। तो याद रखो सिंपली, अगर सिग्नल इवन है या सिग्नल ऑड है डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, तो अगर जीरोज जो होंगे, अगर जीरो एक जेड इज इक्वल टू ए पे है तो एक जीरो जरूर 1/a पे भी होगा, उसके रेसिप्रोकल पे। अगर जेड इज इक्वल टू बी पे कोई पोल है, कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो, तो जेड इज इक्वल टू 1/b पे एक पोल एग्जिस्ट करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन याद रख लो कि इवन और ऑड सिग्नल के लिए एक जीरो अगर जेड इज इक्वल टू ए पे है तो दूसरा जीरो जेड इज इक्वल टू 1/a पे डेफिनेटली होगा, तभी जाके वो रिलेशन सेटिस्फाई होगा। और एक पोल अगर जेड इज इक्वल टू बी पे है तो दूसरा पोल जेड इज इक्वल टू 1/b पे जरूर होगा, तभी जाके ये रिलेशन जो आपका इवन और ऑड वाली है सेटिस्फाई होगी, है ना, क्लियर। तो ये चीज आप याद रखना। ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, वो मैंने कल डिस्कस भी किया था कैसे रिलेट करते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेट करके आप क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ईजी हो जाता है। तो सारी चीज़ें आपको रिलेट करने आनी चाहिए। जैसे मैंने उसी चीज़ को जनरलाइज कर दिया, उस चीज़ को आप नोट करके रख सकते हो, एग्जाम में अगर वहाँ से कुछ आए तो सीधे सीधे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से क्या होगा, 1/3 की पावर मॉड n इसका आरओसी है। तो मैंने आपको कहा था दो सिग्नल्स का समेशन हो अगर, तो उनका ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और तब एग्जिस्ट करेगा जो कॉमन आरओसी होगा उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। और आरओसी कॉमन क्या होता है, एक का आरओसी अगर R1 है, दूसरे का अगर R2 है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उनके लिए दोनों एग्जिस्ट करेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल आरओसी। तो मैं इन दोनों को ब्रेक कर देता हूं। 1/3 की पावर मॉड n, मैंने कहा था a की पावर मॉड n के लिए जेड ट्रांसफॉर्म तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर मॉड ऑफ a लेस देन 1 हो, तभी एग्जिस्ट करेगा और तभी इसका एक वैलिड आरओसी आएगा। अगर मैं कहूं मॉड a की वैल्यू मैं क्या ले लूं, ग्रेटर देन 1 ले लूं, जैसे मैं 2 की पावर मॉड n की बात करूं, -2 की पावर मॉड n की बात करूं, -2 का मॉड भी क्या है, 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसे a की पावर मॉड n का जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका कोई वैलिड आरओसी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे तो मॉड जेड ए की वैल्यू क्या है, 1/3 है, मॉड ए इज लेस देन 1, है ना, क्योंकि 1/3 का मॉड 1/3 आएगा, मॉड ए इज लेस देन 1/3, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इसका जेड ट्रांसफॉर्म मान लेते हैं x1z होगा। मैंने बताया था a की पावर मॉड n का जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, हमें यहाँ आरओसी से मतलब है, जेड ट्रांसफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। और इसका आरओसी होता क्या है, अगर इसका जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, केवल मॉड ए लेस देन 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा, और इसका एक ही आरओसी पॉसिबल हो सकता है, क्या, मॉड ऑफ ए एंड 1/मॉड ऑफ ए के बीच में आएगा इसका आरओसी। तो यहां से ए की वैल्यू 1/3 रखो, 1/3 का मॉड 1/3 आएगा, मॉड जेड एंड लेस देन 1/1/3 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म x1z एग्जिस्ट करेगा फॉर आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 3। 1/2 टू द पावर n un का कहां एग्जिस्ट करेगा आपको, इसका जेड ट्रांसफॉर्म आपको पता है 1/2 जेड इनवर्स होता है, जेड ट्रांसफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। और किस आरओसी के लिए एग्जिस्ट करेगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2। तो इन दोनों के समेशन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा, दिस x1z प्लस दिस 1/1 - 1/2 जेड इनवर्स होगा। लेकिन इसका आरओसी क्या होगा, दिस आरओसी इंटरसेक्शन विद दिस आरओसी। तो पहला आरओसी क्या है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 3। दूसरा आरओसी है मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2, क्या है, ग्रेटर देन 1/2 है। तो अगर ध्यान से देखो, एक आरओसी क्या कहता है, 1/2 से वो ज्यादा के लिए एग्जिस्ट करता है, ये सर्किल है 1/2 वाला। एक क्या कह रहा है, वो कब एग्जिस्ट करता है, 1/3 से ज्यादा के लिए, और एक बड़ा सर्किल है 3 से कम के लिए। तो अब अगर ध्यान से देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये 1/3, अगर पहले इंटरसेक्शन लू ग्रेटर देन वालों का, तो ग्रेटर देन 1/3 और ग्रेटर देन 1/2 में कॉमन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1/2 आएगा। मैं कहूं z इज ग्रेटर देन 1 एंड z इज ग्रेटर देन 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, z ग्रेटर देन 2 के लिए दोनों एग्जिस्ट करेंगे। z ग्रेटर देन 1 में ग्रेटर देन 2 वाला तो आएगा ही आएगा, लेकिन z ग्रेटर देन 2 में अगर मैं केवल z ग्रेटर देन 1 लूं तो उसमें z ग्रेटर देन 2 वाले का कुछ पोर्शन मिसिंग हो जाएगा 1 से 2 तक। तो z ग्रेटर देन 1 एंड z ग्रेटर देन 2 में हमेशा कॉमन आरओसी क्या आता है, जो ग्रेटर देन वाला होता है, z ग्रेटर देन 2। तो यहां पहले इस पॉइंट से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आरओसी, मॉड z ग्रेटर देन 1/2।
है ना, ये वाला पार्ट आएगा। लेकिन ये वाला आरओसी 3 से ऊपर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं आरओसी केवल ले लूं मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 तो ये तो 3 से ज्यादा के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये 3 के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये अपर लिमिट क्या हो सकती है 3, तो कॉमन आरओसी क्या होगा 1/2 to 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 1/2 to 3, कौन सा, सी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एग्जाम में आया हुआ आपके गेट एग्जाम में, देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करने आता है तो मैं इसी क्वेश्चन से आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। आप उसको रिलेट करने की कोशिश करते रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। क्या गिवन है, इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ ए कॉजल स्टेबल एलटीआई सिस्टम। ये वर्ड जो कॉजल स्टेबल और ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है, इसको हमेशा ध्यान से नोट किया करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉजल स्टेबल एलटीआई सिस्टम is given as y of n is equal to alpha y of n minus 1 plus beta xn। इस तरह से रिलेशन गिवन है इनपुट और आउटपुट के टर्म में, ठीक है। where xn is input and yn is output, ऑब्वियस सी बात है। if its impulse response satisfies, इसका impulse response hn है। LTI सिस्टम का हमेशा आपको impulse response given होता है। its impulse response satisfies 0 to infinity h of n is equal to क्या 2, 0 to infinity h of n is equal to 2, the relationship between alpha and beta। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कॉजल और स्टेबल का क्या यूज है अभी देखो मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो। अगर impulse response आपका hn given हो, hn क्या होता है, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स एलटीआई सिस्टम का hn है तो xn कन्वोल्यूशन xn क्या होता है बताओ, yn होता है। मुझे जेट ट्रांसफॉर्म में यहां जाना पड़ेगा, ये जेट ट्रांसफॉर्म से रिलेट करके क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर इसका मैं जेट ट्रांसफॉर्म लूं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इन कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन इज जेड डोमेन और ओमेगा डोमेन, ठीक है। तो यहां आएगा x ऑफ जेड इज इक्वल टू y ऑफ क्या जेड आएगा। तो यहां से ट्रांसफर फंक्शन मैं कहता हूं जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, h ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा yz अपॉन x ऑफ जेड। तो इस इक्वेशन से मैं कोशिश करता हूं क्या पता करने के लिए h ऑफ जेड को। देखो ध्यान से फिर चीजों को मैं कैसे रिलेट करता हूं। यहां दोनों तरफ जेड ट्रांसफॉर्म ले लो, क्या आ जाएगा yz इज इक्वल टू अल्फा जेड इनवर्स y ऑफ जेड, y ऑफ n माइनस 1 का शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो और यहाँ आएगा बीटा इंटू x ऑफ जेड। यहाँ से yz अपॉन एक्स जेड निकालो, देखो h ऑफ जेड क्या आ रहा है yz अपॉन x ऑफ जेड। आप ध्यान से देखना क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे बीटा अपान 1 माइनस अल्फा जेड इनवर्स आएगा, ठीक है। यही आ जाएगा आपका yz अपॉन एक्स जेड। तो आपका hz गिवन है। अब अगर ध्यान से देखो ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉजल एंड स्टेबल। कॉजल सिस्टम, अगर कोई एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स hn आपको पता हो, उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, वो कॉजल है। ये hn एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है, तो ये कॉजल कब होगा, जब ये n लेस देन 0 के लिए क्या होगा, hn विल बी 0 फॉर n लेस देन 0। n लेस देन 0 के लिए 0 होगा ही होगा, क्योंकि कह रहा है कि ये सिस्टम कैसा है, कॉजल है। तो कॉजल एलटीआई सिस्टम का जो इंपल्स रिस्पॉन्स hn होता है वो 0 होता है फॉर n लेस देन 0। तो पहली इंफॉर्मेशन यहां से आ गई, ठीक है। दूसरा ये क्या कह रहा है, स्टेबल सिस्टम है। स्टेबल सिस्टम का क्या मतलब, ये अपने आरओसी में मॉड जेड इज इक्वल टू 1 इंक्लूड करेगा, ठीक है। मैंने बताया था अगर hn एक इंपल्स रिस्पॉन्स है आपका एलटीआई सिस्टम का, अगर इसका जेट ट्रांसफॉर्म h ऑफ जेड निकाले और अगर ये आरओसी में मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंक्लूड कर ले तो ये स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां गिवन है ये स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके आरओसी में मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं जेट ट्रांसफॉर्म h ऑफ जेड लिखूं hn का तो क्या होगा, क्योंकि अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है। देखो ध्यान से, क्योंकि ये समेशन है और जेट ट्रांसफॉर्म में भी एक समेशन आता है और जेट ट्रांसफॉर्म मैंने यहां से h ऑफ जेड लिख रखा है। तो उन दोनों को मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो h ऑफ जेड क्या होता है, n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ n जेड की पावर माइनस n होता है। अब ध्यान से देखो hn, अभी आपने कहा कॉजल सिस्टम की वजह से hn क्या हो गया, n लेस देन 0 के लिए क्या है 0। तो ये समेशन कहां से टर्मिनेट कर जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी कर जाएगा कि नहीं, क्योंकि n लेस देन 0 के लिए hn 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0 जेड की पावर माइनस n। और आपने अभी कहा hz के आरओसी में मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंक्लूड करता है। कभी भी जेड की वो वैल्यूज आप hz में रख सकते हो जिसके लिए वो एग्जिस्ट करता है। ऐसी वैल्यूज यूज नहीं कर सकते जो आरओसी में यूज नहीं हो रहा है, जो आरओसी में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं कहूं un का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन 1। अगर मैं कहूं
u1 के जेड ट्रांसफॉर्म uz में मैं z इज इक्वल टू 1/2 रख सकता हूं, तो नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इसके आरओसी में z इज इक्वल टू 1/2 पॉइंट आता ही नहीं। इसके आरओसी में कौन से पॉइंट आते हैं? मॉड z ग्रेटर देन 1। तो जो वैल्यू z की आप रखना चाहते हो या z में, वो वैल्यू आरओसी में होना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जब वो एग्जिस्ट करता है वही वैल्यूज आप z की यूज कर सकते हो। तो देखो मॉड z इज इक्वल टू 1 या z इज इक्वल टू 1 पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से देखो, ये वाले रिलेशन में अगर मैं z की वैल्यू 1 रख दूं तो यही चीज मिल जाएगी कि नहीं? यही चीज मिल जाएगी। तो देखो ध्यान से, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 मैं रख सकता हूं क्योंकि ये आरओसी का पार्ट है। आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच ऑफ n। मैंने बताया था एरिया प्रॉपर्टी, एरिया प्रॉपर्टी मैंने बताया था तभी यूज कर सकते हो जब मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट आपके आरओसी में हो। तो जेड इज इक्वल टू 1 रख दो दोनों साइड जेड ट्रांसफॉर्म के, आपको क्या आ जाएगा? एक्स जेड की वैल्यू एट जेड इज इक्वल टू 1 आपको दे देगा एरिया अंडर कर्व एच एन, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ एन का समेशन दे देगा। तो आरओसी में जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से यूज कर लो। एच ऑफ 1 की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी? बीटा अपान 1 माइनस अल्फा इंटू जेड इनवर्स। जेड की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर ये इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन की वैल्यू गिवन है 2, तो ये आ जाएगा 2। यहां से ध्यान से देखो रिलेशन आ जाएगा बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। यहां से आ जाएगा अल्फा के टर्म में गिवन है इज इक्वल टू 1 माइनस क्या? बीटा बाई 2। यहां से सीधे क्या आपका आ जाएगा? आंसर। सीधे सीधे तो चीज़ों को जितना रिलेट करने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो जो इन्फॉर्मेशन इस तरह की गिवन होती है, कॉजल है, स्टेबल है, इसकी जो जेड ट्रांसफॉर्म की एनालिसिस है कि मॉड जेड 1 इंक्लूड करेगा आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन सम r1 वैल्यू के नेचर का होगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, hn विल बी 0 फॉर n लेस देन 0 होगा कॉजल के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक साथ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया करिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा।